अर्पिता और सागरिका आमने सामने दो भूखी सैरानियों की तरह एक दूसरे को घूर रही थी और इस तमाशे का लाइव टेलीकास्ट पूरा ऑफिस देख रहा था। सागरिका उसकी बॉस है, यह सुनकर अर्पिता का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल तो गया था, लेकिन वह ठहरी काशी की पैदाइशी ऐसे कैसे अपनी शक्ल पर बौखलाहट देखने देती। इसलिए अर्पिता लगातार सागरिका से नजरें मिलाते हुए उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। हाई हील्स और किसी डिजाइनर कंपनी का सूट पहने हुई सागरिका एक बिजनेस वूमन का फील दे रही थी। परफेक्ट फेस कट, मेंटेन फिगर, मैनिक्योर नेल्स और तरीके से बने हुए उसके बाल देखकर कोई भी लड़का उससे इम्प्रेस हो जाता। और लड़का तो छोड़ो, लड़कियां भी सागरिका को देखकर सोचती होगी कि क्या भला की खूबसूरत लड़की है। वैसे तो सागरिका की 5 फीट और 8 इंच की हाइट ही काफ़ी थी किसी भी लड़की को इनसिक्योर फील करा देने के लिए। लेकिन अर्पिता जरा अलग किस्म की लड़की थी, बिल्कुल जब वी मेट पिक्चर की गीत जैसी, जो खुद की पर फेवरेट होती है जो खुद की फेवरेट होती है। लुक लुक एट हर क्लोथ्स। तुम रेडियो मस्ती में काम करती हो? आई कांट बिलीव इट। सागरिका अर्पिता को ऊपर से नीचे देखते हुए अपनी नाक चढ़ाते हुए बोली। अर्पिता खुद को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही थी। सागरिका लगातार बोले ही जा रही थी। दिस इफ एम इज अ ब्रांड। पता नहीं मेरे भाइयों ने तुम्हें क्या देखकर हायर किया है। ना तुम्हें कोई एक्सपीरियंस है, ना बोलने का तरीका है, मुफ्त हो। कॉलर को झूठ बोलना सिखा रही हो। आई मीन वाइट इज दिस रबिश। तुम्हारा बस चले तो तुम उन्हें मर्डर करने को भी बोल दोगी क्या? दीदी प्लीज स्टॉप इट, ऋत्विक ने सागरिका को रोकते हुए बोला। लेकिन सागरिका तो जैसे कि घोड़े पर सवार थी और किसी की भी बात सुनना नहीं चाहती थी। आई एम नॉट इट डन एट। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चावड़ी बाजार से उठकर आ गई हो। इसका ड्रेसिंग सेंस देखो, कोई नहीं कह सकता कि यह एक आईजे है। आई मीन मुझे तो इसे किसी से इंट्रोड्यूस करते हुए भी शर्म आ रही है। कपड़े पहनने का सलीका है नहीं और चली है पूरा शो संभालने। और लैंग्वेज देखी है इसकी। लाइव शो चल रहा है और मैडम ऐसे बात कर रही है जैसे अपने किसी घर वाले से बात कर रही हो। वैसे ऐसे तो कोई अपनी घर वालों से भी बात नहीं करता। आई मीन आई एम टेलिंग यू, यहाँ रही ना तो यह शो ज़्यादा चलने वाला नहीं है। ऊपर से रेडियो मस्ती का नाम डूबेगा, वह अलग। अब तक खुद को जैसे तैसे संभाल रही अर्पिता का सब्र का बांध टूट गया था और उसके प्रकोप से अब सागरिका को कोई नहीं बचा सकता था। ओ मैडम, मैं चुप हूँ तो मुझे गूंगी समझ लिया क्या तुमने? साला इतनी देर हो गई, कभी मेरे कपड़ों पर, कभी मेरी भाषा पर, तो कभी मेरे लुक्स पर ताबड़तोड़ ताने ही मारे जा रही हो। क्या मशीन गन की तरह धमाधम गोलियां चला रही हो तुम? अपनी एक्सप्रेस गाड़ी के ब्रेक लगाओ जरा। और मेरे कपड़े चाहे चावड़ी बाजार से हो लो या फिर सरोजिनी से, तुम हो कौन मेरे कपड़ों पर कमेंट करने वाली? खुद के पैसों से खरीदी है और अच्छे कपड़े पहन लेने और 2-4 अंग्रेजी के शब्द बोल देने से तुम बड़ी अपने आप को क्वीन विक्टोरिया समझ रही हो। और रही बात शो की, तो जो सबको पसंद आ रहा है वो मेरी बातें ही है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ यह शो ही नहीं, यह ऑफिस भी संभाल सकती हूँ मैं। खैर तुम्हें समझ नहीं आएगा कुछ। जितनी लंबी हाइट है दिमाग उतना ही छोटा है तुम्हारा, इसलिए जाने दो। गुस्से में अर्पिता ने एक ही बार में अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी। यह सब सुनकर सागरिका गुस्से से तमतमा गई और लगभग चीखते हुए बोली, ओह माय गॉड, अपने बॉस से कौन कौन बात करता है ऐसे?
आई कांट टॉलरेट हर एनी मोर। बाहर फेंको इस गवार को यहाँ से। अर्पिता ने भी साथ साथ के साथ जवाब दिया। ओह गवार किसको बोल रही हो? तुमसे ज़्यादा तमीज़ है मुझे। मैंने तुम्हें सॉरी बोला, उसके बावजूद तुम मुझ पर इतना चिल्ला रही हो। और बॉस हो तो बॉस की तरह जैसे जैसे बिहेव करो करो ना। तुम्हें मेरे काम से मतलब होना चाहिए, और मेरा काम करने का अपना स्टाइल है, और उसी वजह से मुझे यह जॉब मिली है। स्टाइल की तो बात ही मत करो तुम। तुम्हारा और स्टाइल का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बहन जी, सागरिका ने अर्पिता का मजाक उड़ाते हुए बोला। बहन जी, मेरे शहर के सारे लड़के मुझ पर जान देते हैं, और बनारस की हर गली में मेरी स्टाइल के ही चर्चे होते हैं। पर तुम में किस बात की अकड़ है, यह नहीं समझ में आता मुझे। जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे ना, तब उसी समय अपनी अक्कड़ छोड़कर अगर थोड़ा सा नीचे झुक जाती तो शायद कुछ फायदा हो जाता। दिमाग तुम्हारे घुटनों की जगह नहीं, सही जगह पर होता। लंदन रिटर्न कुतुब मीनार। अर्पिता ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इससे पहले कि अब आगे कोई और कुछ बोलता, ऋतिक बोल पड़ा। प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है, चुप हो जाइए। पूरा ऑफिस दिख रहा है, हम शो के बाद बात कर सकते हैं इस बारे में। अर्पिता तुम रिकॉर्डिंग रूम में जाओ और शो कंटिन्यू करो। अर्पिता पत्थर की तरह वही खड़ी रही, जैसे उसने ऋत्विक की बात सुनी ही ना हो। ऋत्विक फिर से बोला, अर्पिता गो। अर्पिता गुस्से में रिकॉर्डिंग रूम में चली जाती है। तभी एक कॉल आता है और अर्पिता कॉल उठाने के लिए आगे बढ़ती है। अर्पिता के पीछे पीछे सागरिका भी रिकॉर्डिंग रूम में आ जाती है और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बच्चे का एग्जाम हो और उसके सामने अपना उसका टीचर बैठ गया हो। अर्पिता सागरिका को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, पर शो की खातिर अपने गुस्से को अपने अंदर ही दबा देती है। राज, जो पहले से ही रिकॉर्डिंग रूम में था, इशारों में अर्पिता को शांत रहने के लिए कहता है और उसे समझाता है कि सब ठीक होगा। अर्पिता खुद के गुस्से पर काबू करके फोन उठाती है और कहती है, हेलो, मैं कोयल मल्होत्रा बोल रही हूँ, पीएचडी स्पेशलिस्ट। कहिए कैसे मदद कर सकती हूँ आपकी। कॉल के दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आई। हेलो कोयल मैम, हमारा नाम मुन्ना है, पर दिक्कत यही है कि सब लोग हमको मुन्नी कहकर चिढ़ाते हैं। मुन्नी? ऐसा क्यों? कोयल ने उत्सुकता से पूछा। वह हमको आपको बताने में शर्म आ रही है, कॉलर हिचकिचाते हुए बोला। अरे शर्म वरम छोड़ो यार, अब कॉल कर ही दिया है तो काहे की शर्म। कौन है? कौन कोई तुम्हें देख पा रहा है और इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है तो एक काम करो, पहले तुम अच्छे से शर्मा लो, शर्माने का अपना कोटा पूरा कर दो और फिर कल आराम से फ़ोन करो। कोयल कॉलर के मज़े लेते हुए बोली। अरे मैम चलो बता ही देते हैं, नहीं बात कर भी क्या उखाड़ लेंगे हम। ऐसे कि हम 22 साल के हो गए हैं, पर अब तक दाढ़ी मूछ के एक भी बाल नहीं हो गए हैं हमारे। जमीन बंजर है, इसलिए सब लोग हंसते हैं हम पर, मुन्नी कहकर चिढ़ाते हैं हमें। अब आप ही बताइए, इसमें हमारा क्या मिस्टेक है? यह तो भगवान की देन है ना, पर बहुत इंसल्ट फील होता है हमको। अब आप ही हेल्प करिए और बताइए क्या करें हम। कोयल ने उदासी भरी आवाज़ में कहा। कॉलर ने उदासी भरी आवाज़ में कहा। सागरिका घूर घूर कर अर्पिता को देख रही थी, पर उसे अवॉइड करते हुए अर्पिता तपाक से बोली, अरे यह भी कोई बात हुई? अब नहीं आई दाढ़ी मूछ तक? नहीं आई, कौन सा पहाड़ टूट गया? यह तो सब नेचुरल है, कोई कोई खुद थोड़े उगाता है। और तुम हमको एक बात बताओ, इस बात को तुम काहे पर्सनली लेते हो राजा? वह कहावत नहीं सुनी है तुमने कि हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं? हाथी थोड़े ना ध्यान देता है, वह तो अपना मदमस्त होकर चलता रहता है और पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं, इसलिए तुम भी भौंकने दो कुत्तों को। ऐसा बोलते समय अर्पिता की आंखें सागरिका से टकराई। सागरिका को लगा जैसे अर्पिता इनडायरेक्टली उसे ही यह सब सुना रही थी। तभी कॉलर बोला, पर हमको नहीं सहन होता, अब रोज रोज का यह नाटक होता है।
कब तक हाथी बनकर सहन करें हम? हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो है ना कोई। अर्पिता बोली, फिर तो मुन्ना एक ही सॉल्यूशन है। माना तुमको भगवान ने दाढ़ी मूछ नहीं दिया, पर एक जुबान तो दिया है ना। तुम जो ये जुबान पर दही जमा कर बैठे हो ना, तो उसको खा जाओ और फिर थूक दो। जो भी तुम्हें मुन्नी बोले उसे 4-5 गालियाँ का डोज दे दो। अरे यह क्या बोल रही है आप? गाली दे पर कोयल कंफ्यूज होते हुए बोला। अर्पिता हंसते हुए बोली, अरे कोई बड़ी बात नहीं है। हमको पता है गाली तो भर भर कर आता होगा तुमको। 21वीं सदी के हो यार तुम, और गाली देना तो वैसे भी फैशन है। और तुमको नहीं आता तो हम सिखा देते हैं। हम तो एकदम एक्सपर्ट हैं, मतलब इतने की गाली की ट्यूशन दे सकते हैं। कॉलर जोर जोर से हंसे और बोला, मैम आप बहुत मज़ेदार हुए। आता है हमको बहुत गाली, थैंक यू। और हमको ना बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है अभी। मुन्नी बोलने वालों की तो ऐसी की तैसी। थैंक यू वेरी मच मैडम। और कॉलर ने फ़ोन कट कर दिया। अभी जो सब कॉल पर हुआ वह सागरिका की इमेजिनेशन के बाहर था। अर्पिता ने कॉलर को जो सजेशन दिया उसे सुनकर जैसे सागरिका का एक बार के लिए तो समझ ही नहीं पाई कि उस पर कैसे रिएक्ट करें। कुछ सेकंड के ऑकवर्ड साइलेंस के बाद सागरिका अर्पिता पर बरस पड़ी। अमेजिंग, मतलब अब यहाँ गालियों की कोचिंग चालू होने वाली है। आई मीन क्या नॉनसेंस है यह? कौन सा आइजे ऐसे छपरी जैसे बिहेव करता है? मैं और मैं बोल रही हूँ एक दिन यह लोगों को क्राइम करने के लिए भी बोल देगी। मैंने जो सुना मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। तुम लोगों को गाली देना सिखा रही हो? हाउ कैन यू डू दिस? अर्पिता सागरिका के इतने नखरे से परेशान हो चुकी थी, इसलिए बड़बड़ाती हुए बोली, गाली देना सिखा भी सकती हूँ और ज़रूरत पड़ने पर दे भी सकती हूँ। क्या बोला तुमने? दोबारा बोलना। सागरिका की आवाज़ में झल्लाहट साफ नजर आ रही थी। अर्पिता की बात ने जैसे गर्म तवे पर पानी के छिटके मार दिए हो, और छिंटों के पड़ने से जो भाप निकलती थी उससे रिकॉर्डिंग रूम का पारा बहुत ऊपर चला गया था। अब ऋत्विक को लगा कि अगर उसने सिचुएशन नहीं संभाली तो ऑफिस फिर से जंग का मैदान बन जाएगा। इसलिए माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए उसने अर्पिता से कहा कि वह घर चली जाए, बाकी की बातें अगले दिन निपट जाएगी। इस पूरे कांड ने अर्पिता का मूड बिल्कुल खराब कर दिया था। उसे इतना इंसल्ट फील हो रहा था कि वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। तब उसे लगा कि घर चले जाना ही बेहतर होगा। उसने अपना सामान उठाया और गुस्से में ऑफिस से बाहर निकल गई। रेडियो मस्ती के एक रूम में तीनों भाई बहन बैठे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा। थोड़ी देर बाद सागरिका बोली, मुझे कुछ नहीं पता। आई जस्ट वॉन्ट हर आउट ऑफ दिस ऑफिस। दीदी, आपको नहीं लग रहा है कि आप ओवर रिएक्ट कर रही हो? और आपने सच में आज तो हद ही कर दी। आप बॉस हो अर्पिता की, इसलिए उसके काम पर कमेंट कर सकती हो, पर उसके ड्रेसिंग और लुक पर कमेंट करना कुछ ज़्यादा ही हो गया। और मेरे अकॉर्डिंग वहाँ अच्छा काम कर रही है। आज राज अर्पिता की तरफदारी करते हुए बोला, तो इतनी साइड क्यों ले रहा है उस लड़की की? और क्या अच्छा काम कर रही है वहाँ? मुफ्फट रेडियो मस्ती की कुछ रेपुटेशन है या नहीं? तुम लोगों को हमारी कंपनी की क्लास का ज़रा भी ख्याल है? लिशन, इस कंपनी पर मेरे इन लॉस का पैसा लगा है और मैं कोई भी लॉस या फिर बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूँगी। सागरिका इरिटेट होते हुए बोली। सागरिका की बात से ऋत्विक इरिटेट होते हुए बोला, हमें पता है आपकी ससुराल वालों के पैसे लगे हैं और यह बात बार बार याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। कोयल यानी अर्पिता के सॉल्यूशन लिसनर को पसंद आ रहे हैं और शो की ऑडियंस डेटा भी बढ़ रही है। मुझे बस इसी से मतलब है। अर्पिता बहुत अच्छा काम कर रही है और इस शो के लिए वो परफेक्ट है। मैं उसे बिना बात नहीं निकाल सकता।
प्लीज़ ट्रस्ट अस। मैं और राज भी कंपनी का भला ही चाहते हैं। राज को यह देखकर थोड़ा शौक लगा कि ऋत्विक अर्पिता की साइड ले रहा था और उसकी तारीफ भी कर रहा था। अर्पिता के लिए ऋत्विक के मन में सॉफ्ट कॉर्नर देखकर राज सरप्राइज था और साथ ही खुश भी था। एक तरफ तीनों भाई बहन शो और अर्पिता को लेकर बहस कर रहे थे, तो दूसरी तरफ अर्पिता ऑफिस से बाहर निकलकर गौरव का वेट कर रही थी। उसने गौरव को मैसेज करके पूछा कि वह कितनी देर में पहुंचने वाला है। गौरव का कोई रिप्लाई नहीं आया। अर्पिता गौरव को कॉल करने के लिए जैसे ही उसका नंबर डायल करने वाली थी, तभी उसने रोड के दूसरी तरफ थोड़ा आगे गौरव की कार खड़ी देखी। वह कार की तरफ बढ़ गई। कार की थोड़ा नजदीक पहुंचने पर अर्पिता ने देखा कि कार में गौरव किसी लड़की को हक कर रहा था। हक करने के बाद वह लड़की कार से उतर गई और गौरव को बाय करके वहां से निकल गई। थोड़ी देर वेट करने के बाद अर्पिता कार के पास पहुंची और कार में बैठ गई। कार में बैठने पर उसने गौरव से कुछ नहीं कहा। वह तो बस यह सोचकर गुस्सा थी कि उसका पति यह किस औरत को गले लगा रहा था। पूरे रास्ते भर अर्पिता चुप रही। पहले ही ऑफिस में सागरिका उसका मूड खराब कर चुकी थी और बाद में अपने पति को किसी अनजान लड़की को हक करते देखना उसके लिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। पर खुद को किसी तरह संभाल कर अर्पिता चुप बैठ रही। अर्पिता अपनी किस्मत को कोस रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, बाबा जी, क्यों मेरी लाइफ का एक भी दिन अच्छे से नहीं गुजरता। मतलब आपने भी ना मेरी किस्मत एकदम फुर्सत से बनाई थी। जिंदगी के सारे रस डाल दिए उसमें, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, मतलब फुल ऑन एंटरटेनमेंट। पर आप ना श्रृंगार रस डालना भूल गए। मतलब प्यार और शांति तो एकदम डिलीट कर दिया आपने मेरी लाइफ से। एक ही दिन में दो तो शौक। हम धरती वाले इतने शौक अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बार में थोड़ा रहम करो। ऑफिस में सागरिका को सौतन बनाकर भेज दिया और घर पर यह लड़की न जाने कौन है। और मेरा पति अपनी बीवी को तो छूता तक नहीं और दूसरी लड़कियों से झप्पियाँ ले रहा है। हाँ, मैंने माना कि बोरियत में थोड़ा एडवेंचर मांगा था मैंने अपने आप से, पर आपने तो एडवेंचर की बरसात ही कर दी। अब और नहीं। अभी तो मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। पहले उस कुतुब मीनार से डील करूं या फिर मेरी शादीशुदा जिंदगी में यह जो पनौती आई है उससे। और कैसे पता करूं कि यह लड़की कौन है। कहीं यह वहाँ परफ्यूम वाली ही तो नहीं है। अर्पिता की चुप्पी गौरव को बहुत अनकंफर्टेबल कर रही थी। हमेशा शब्दों के बाण चलाने वाली लड़की आखिर इतना चुप कैसे बैठी है। गौरव पूरे रास्ते बस यही सोच रहा था। घर पहुंचने तक कार में पूरे रास्ते एक सन्नाटा था। क्या यह सन्नाटा किसी तूफान की दस्तक दे रहा है और कैसे निपटेगी अर्पिता अपने दोनों सौतनों से? जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ। ऑफिस में सागरिका, राज और ऋत्विक की बहस अब तक चल रही थी। सागरिका का गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह गुस्से में ही बोली, मैं तो कभी भी शो के फेवर में थी ही नहीं। शो का कंसेप्ट ही बकवास है। तुम दोनों चाहते थे और मेरे लाख मना करने पर भी नहीं मान रहे थे, इसलिए मैंने शो के लिए हाँ बोला। लेकिन वह लड़की नहीं, उसे तो मैं हरगिज इस शो का हिस्सा नहीं बनने दे सकती। वह डिजर्व ही नहीं करती है। आई जस्ट डोंट लाइक हर। मैं उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने वाली हूँ। एक्चुअली मैं एक आरजे को जानती हूँ, हमारे कॉम्पिटिटर एफएम में है वह, बट सी इज़ परफेक्ट। आई नो वह अच्छे से हैंडल कर लेगी शो को। कल ही बात करती हूँ उससे और उसे अच्छा सा ऑफर दूंगी जिससे वह शो के लिए मना ही ना कर पाए। फिर वह गवार लड़की इज आउट ऑफ द शो इट दिस ऑफिस। सागरिका जोर से टेबल पर अपना हाथ मारती हुए बोली। ऋत्विक सागरिका की बातों से सहमत नहीं था। वह बोला,
आपको नहीं लगता, पर मुझे लगता है कि अर्पिता में काबिलियत है। एक दिन उसने एक लड़के को सुसाइड करने से रोक लिया था। और केवल यही नहीं, सभी कॉलर्स खुश है अर्पिता से। फिर दिक्कत क्या है? भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं दी। मुझे लगता है कि हमें अर्पिता को चांस देना चाहिए। और आप ही सोचो, भाई उसके फेवर में बोल रहे हैं, इसका मतलब है कुछ तो बात है उस लड़की में। भाई ऐसे ही किसी की तारीफ नहीं करते कभी। राज ऋतिक की तरफ तरफदारी करते हुए बोला, तेरा मतलब ही है कि ऋत्विक कभी गलत नहीं हो सकता? वह जो लास्ट बिजनेस में लॉस हुआ था, वह किसकी गलती थी? ओह हाँ, ऋत्विक की गलती कैसे हो सकती है? एक्चुअली मेरी ही गलती थी कि मैंने बिजनेस इसे संभालने के लिए बोला। एंड यू नो वाइट, मैं मेरी वही गलती अब सुधार रही हूँ। मैं अब तुम दोनों पर कोई भी फैसला नहीं छोड़ने वाली। मैं डिसाइड करूँगी कि यहाँ एफएम कैसे चलेगा। सागरिका इतने गुस्से में थी कि वह गड्ढे मुर्दे उखाड़ने लगी। ऋतिक बिजनेस में लॉस की बात सुनकर गुस्से में भर गया और बोला, बस उस एक बात को लेकर आप जिंदगी भर सुनाती रहोगी मुझे? मैंने जानबूझकर किया था क्या वह सब? आई एम रियली फैंड अप यार। और आपको क्या लगता है आप बिल्कुल परफेक्ट हो? वह जो ऋतिक जो सागरिका एक दूसरे पर पर्सनल बातों से अटैक कर रहे थे, इसलिए राज सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल जाते हुए देखकर ऋतिक की बात होने से पहले ही बीच में बोल पड़ा, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, शांति शांति शांति। बस करो यार, एक काम करते हैं, हम इस शो को अर्पिता को एक हफ्ते का टाइम देते हैं। फिर जो भी डेटा आएगा इससे डिसाइड कर लेंगे कि आगे क्या करना है। अगर ज़रूरत हुई तो हम अर्पिता को रिप्लेस कर देंगे। ओके? सागरिका और ऋत्विक ने राज की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। और इतने दिनों के बाद मिले हैं हम लोग यार, ऐसे ही लड़ते रहेंगे क्या? यह सब तो चलता रहेगा। आज के लिए बहुत हो गया काम, मुझे अब जोरों की भूख लग रही है। मोम का फ़ोन आया था, उन्होंने हम सबकी फेवरेट डिश बनाई है। अब मैं तो और वेट नहीं कर सकता, चलो घर जल्दी। राज अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बच्चों की तरह जिद करता हुआ बोला, चल भुक्कड़, तेरा बस चले ना तो तू अभी हमें ही खा जाएगा। मैं तुम दोनों के लिए लंदन से तुम्हारे फेवरेट चॉकलेट्स और वाइन लाई हूँ। कल तो टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल। घर चलते हैं, फिर वाइन के साथ तीनों चिल करेंगे। सागरिका राज और ऋत्विक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली। ऋत्विक में एक गहरी सांस ली और मन नहीं होने पर भी राज का दिल रखने के लिए मुस्कुरा दिया। वहाँ तीनों भाई बहनों की बहस तो खत्म हो गई थी, लेकिन अर्पिता के यहाँ अभी तक सन्नाटा था। इतनी शांति तो उस घर में आज तक कभी नहीं हुई थी। घर पहुंचकर अर्पिता सीधे बेडरूम में चली गई। उसने अपना बैग साइड में फेंका और बेड पर लेट गई। गौरव ने यह सब देखा, पर वह कुछ नहीं बोला। उसे लगा कि अर्पिता ऑफिस में थक गई होगी, शायद इसलिए चुप है। गौरव फ्रेश होकर आया और अर्पिता तब तक भी यूं ही बेड पर लेटे हुए देखकर बोला, क्या मैडम आज खाना नहीं मिलेगा क्या? पहले ही दिन कस्टम दिन कस्टमर से बात करके इतना थक गई क्या कि बोलती बंद हो गई तुम्हारी? कमाल है यार, जो काम इतने दिन में मैं नहीं कर पाया वह तुम्हारे ऑफिस वालों ने एक ही दिन में कर दिया। उन्हें तो पर्सनली थैंक यू बोलना पड़ेगा। अर्पिता गौरव की बात सुनकर चिढ़ गई, पर वह गौरव के अफेयर के बारे में सोचकर इतनी दुखी हो रही थी कि उसका गौरव से बहस करने का बिल्कुल मन नहीं था। बस उसने बाथरूम में घुसते हुए इतना ही कहा, आज मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, बहुत थक गई हूँ। और जैसे घर चलाना हम दोनों की जिम्मेदारी है, वैसे खाना बनाना भी हम दोनों को ही आना चाहिए। इसलिए आज खाना तुम बनाओगे, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तब तक तुम खाना तैयार करो। यह बोलकर अर्पिता अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। गौरव पीछे से बोला, अरे मुझे कुछ नहीं आता बनाना,
क्या बनाऊँ अर्पिता? यार बना दो ना तुम ही। अर्पिता अर्पिता ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो गौरव को समझ आ गया कि आज तो खाना उसे ही बनाना पड़ेगा। मजबूरन वह किचन में गया और इधर उधर कुछ बनाने का ढूंढने लगा। अलमारी खोलकर देखा तो सामने जो चीज़ नजर आई उससे गौरव की आंखें चमक उठी। यह बनाता हूँ, इतना बढ़िया बना लूँगा कि खुश हो जाएगी अर्पिता। गौरव स्टोव पर पतीला रखते हुए बोला। आधे घंटे बाद जब गौरव खाना लेकर पहुंचा तो अर्पिता टेबल पर उसका इंतजार कर रही थी। प्लेट में अर्पिता को सर्व करने के बाद गौरव ने थोड़ा खाना अपनी प्लेट में भी डाला और दोनों खाना खाने लगे। अर्पिता चुपचाप खाना खा रही थी। तभी गौरव ने पूछा, कैसा बना है? तुमने बताया नहीं? अर्पिता गौरव का सवाल सुनकर आश्चर्य में थी। उसके मन में तो कोई कई ख्याल आए, पर वह बड़े ही प्यार से बोली, बहुत ही बढ़िया बनाए हो तुम। मैं वही सोच रही थी कि तुम्हें तो मास्टर शेफ्स में जाना चाहिए। कहाँ आईटी के चक्कर में पड़ गए तुम। मतलब इतनी बढ़िया मैगी बनाई हो तुम कि तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। 2 मिनट में बनने वाली चीज़ को सबसे ज़्यादा देर में बनाने के लिए तुम्हारा नाम गिनीज बुक में आना चाहिए। और क्या ही बोलूँ अब तुम्हारी तारीफ में। मैं नाम रोशन कर दिया तुमने आज अपने खानदान का। शुरुआत में खुश हो रहा गौरव समझ गया कि उसकी प्यार से गजब बेइज्जती हो रही थी। वह उठते हुए बोला, कोई कदर ही नहीं है मेरी। मुझे खाना बनाना ही नहीं चाहिए था। अब कभी नहीं बनाऊंगा। यार यह मैगी को ना बार बार खाना बोलकर खाने की बेइज्जती मत करो तुम। अर्पिता गौरव को चिढ़ाते हुए बोली। खाना खाने के बाद अर्पिता और गौरव दोनों बेडरूम में बैठे थे, पर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। अर्पिता सोच रही थी कि क्या वह गौरव से उस लड़के के बारे में पूछे जिसे गौरव कार में हक कर रहा था। वहीं गौरव लगातार अपने फ़ोन पर टेक्स्ट मैसेज भेजने में लगा हुआ था और बीच बीच में मुस्कुरा रहा था। जरूर इसका चक्कर चल रहा है, वरना कौन ऐसे मैसेज करते करते मुस्कुराता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है बाबा जी। वह बंगाली बाबा से पूछूं क्या, जो हर समस्या का समाधान बताते हैं। पराय स्त्री से पीछा भी छुड़ाते हैं, लेकिन पक्का कैसे करूं कि इसका चक्कर चल ही रहा है। अर्पिता अब मुझे अपने जासूस दिमाग को जगाना ही पड़ेगा। यह सब सोचते सोचते अर्पिता को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन अर्पिता जब ऑफिस पहुंची तब भी उसका मूड खराब था। राज ने उसे देखा और उसकी तरफ आ जाते हुए हाथ हिलाकर बोला, हाय। पर अर्पिता ने उसे अनदेखा कर दिया और रिकॉर्डिंग रूम में चली गई। वहां सागरिका पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। सागरिका को वहां देखकर अर्पिता का मूड और भी खराब हो गया, लेकिन वह सागरिका पर ज्यादा ध्यान दिए बिना अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। मैं आज पूरे शो में तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मैं यह देखूंगी कि तुम किसी भी कॉलर को चीप और सेंसलेस आंसर ना दो और बकवास लैंग्वेज का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना करो। मैं जैसे बोलूँगी तुम्हें वैसे ही जवाब देना है, ठीक है? सागरिका ने एटीट्यूड दिखाते हुए बोला। अर्पिता ने सागरिका को कोई जवाब नहीं दिया और तभी पहले कॉलर का फ़ोन आया। हेलो, मैं हूँ कोयल मल्होत्रा, पीएचडी स्पेशलिस्ट। बताइए क्या है आपकी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ आपको अपनी सभी प्रॉब्लम्स का धुआंधार सॉल्यूशन मिलेगा। अर्पिता ने कॉल उठाकर बोला। कॉलर एक गुजराती फीमेल है। हेलो, तभी तो आपको फ़ोन किया ना कोयल बेन। मैं पारुल बोलूँ છું। તમે કેમ છો? कॉलर ने बोला। एकदम मजामा पारुल बेन। बताओ किस बात से परेशान हो तुम? कोयल उर्फ अर्पिता ने जोश में कहा। मेरी ना अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के बाद पता चला कि मेरा पति मम्मास बॉय है। पूरे टाइम जी मम्मी, हाँ मम्मी और क्या मम्मी ही करता रहता है। हर समय अपनी मम्मी के पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाता रहता है। शॉपिंग करने जाओ तो साथ मम्मी जाती है।
फिल्म देखने जाओ तो मम्मी साथ जाती है, और तो और घूमने जाओ तो भी हमेशा मम्मी जाएगी। हमें चाहे कुछ भी करना हो तो मेरा पति पहले अपनी मम्मी से परमिशन लेता है। कोयल बहन, मेरी रोमांटिक लाइफ की तो धज्जियाँ नैया डूबती नजर आ रही है। अब તમે बताओ मैं शू करूँ? कोयल ने अपनी परेशानी बताई। अर्पिता बोली, मतलब तुम्हारी रासलीला के रंग में तुम्हारी सास भंग डाल रही है। प्रॉब्लम तो थोड़ी टेढ़ी है, लेकिन डोंट वरी, कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे पति को क्या पसंद है? उसको अपनी मम्मी की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा खाना खाना बहुत पसंद है। इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि उसको अच्छा अच्छा खाना खिला खिला, फिर वह तेरी भी बात मानेगा। पर यह आइडिया तो सुपर फ्लॉप निकला। खाना बना बना कर थक गई, वह चटकारे लेकर खाना खाता है और फिर बोलता है कि मम्मी जैसी बात नहीं है। कॉलर दुखी होकर बोली, अरे पारुल बहन, वह खाने खिलाने वाला टाइम गया। अभी क्यों तुम खाखरा, थेपला, फाफड़ा और ढोकला के चक्कर में पड़ी हो? यह सब चीजें तो तुम्हारा पति कहीं से भी ऑर्डर करके खा लेगा। उसे वह दो जो वह बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकता। अर्पिता की आवाज में शैतानी झलक रही थी। कॉलर बोली, वह क्या कोयल बहन? इतने में सागरिका ने कोयल को एक पेपर पास किया जिसमें लिखा था कि कॉलर को कहो कि कॉलर अपने पति और सास को साथ में बिठाकर बात करे, और साथ में यह भी लिखा था कि अर्पिता कोई भी बकवास ना करे। अर्पिता ने सागरिका को देखा, अपनी आईब्रो चढ़ाई, फिर पेपर को साइड में रख दिया और कॉलर से बोली, अरे यार, सीड्यूस करो अपने पति को, उसे नोटी मैसेजेस भेजो, और जब वो ऑफिस से घर आए तो रात को कोई सैंड सैंडक्यूट का सैंड सैंडक्यूट सा ड्रेस पहनकर उसे रिझाओ। उसे आप अपनी अदाएं दिखाओ, थोड़ा नखरे दिखाओ। मर्दों का वीक पॉइंट होता है यह। इसकी आड़ में अपने पति से अपनी बातें मनवाओ। मैंने यह सब पहले ही ट्राई किया ना, पर वह भी बहुत तेज है। रात को तो हाँ में हाँ मिला देता है और फिर काम पूरा होते ही पहले जैसा हो जाता है। कॉलर ने अपनी दुविधा समझाई। मतलब तुम्हारा पति कुत्ते की दुम है, लेकिन चिंता मत करो, कोयल के पास हर तरह की दुम का इलाज है। अब उसे अपने ही किए का स्वाद चखाते हैं। एक काम करो, आज से तुम भी जी मम्मी करना शुरू कर दो। तुम्हारा पति जो भी काम करे तो उसे बीच में ही टोक देना कि उसे काम करने से पहले अपनी मम्मी से पूछा या नहीं। वह काम चाहे कुछ भी हो, बाथरूम जाना हो, पानी पीना हो, कपड़े बदलना हो या फिर बाल बनाना हो। उसे शांति से मत करने देना। और अगर तुम्हें कुछ काम करने को बोले तो करने से पहले बोलना कि पहले मम्मी जी से पूछ लेती हूँ कि करूँ या नहीं, और फिर तुम निकालना तुम्हारा तुरूप का पत्ता। जब भी तुम्हारा पति तुम्हारे नजदीक आए या तुम्हें छूने लगे तो उसी वक्त अपनी सास को आवाज लगा देना। तुम्हारा पति पूछेगा क्यों बुला रही हो, तो बोल देना कि पहले मम्मी जी से पूछ लेते हैं कि करे या नहीं। कहना कि आपसे ही सीखा है कि हर बात मम्मी से पूछ कर करनी चाहिए। थोड़े समय में तुम्हारा पति खुद परेशान हो जाएगा और मम्मी मम्मी करना छोड़ देगा। यह बोलकर अर्पिता हंसने लगी। कॉलर भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानकर खुश हो गई और हंसते हुए बोली, यह आइडिया एकदम कमाल का है। थैंक यू कोयल बहन, आज से ही लग जाती हूँ काम पर। अब फोन रखूँ छू, बाय। सागरिका यह देख कर गुस्सा हो गई कि अर्पिता ने उसकी बात नहीं मानी और फिर से कॉलर को इतना चीप सॉल्यूशन दिया, पर उससे अर्पिता को कुछ नहीं कहा, बल्कि मन ही मन सोचने लगी, आज जो करना है वह कर लो, कल दिखाती हूँ मैं तुम्हें तुम्हारी औकात।
सागरिका का रिकॉर्डिंग रूम से निकलकर बाहर आ गई और राज और ऋत्विक से बोली, मैंने कल जिस आरजे के बारे में बताया था उससे बात कर ली है और वह यह शो करने के लिए रेडी भी हो गई है। राज बोला, पर कल ही हमने कुछ और डिसाइड किया था। हमने नहीं, तुम दोनों ने, सागरिका बोली। ऋत्विक गुस्से में बोला, आपको जो करना है करो, पर मैं अर्पिता को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। यह शो तो वही करेगी। इससे पहले कि दोनों में झगड़ा और बढ़ता, राज ने एक आइडिया दिया। क्यों ना हम अर्पिता और उस आरजे के बीच एक कंपटीशन रखें, उसमें जो भी जीतेगा शो उसका। फाइन, सागरिका बोली। और अगर अर्पिता हारी तो वह शो से ही नहीं बल्कि ऑफिस से ही बाहर चली जाएगी। ऋतिक इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। वहां रिकॉर्डिंग रूम में अर्पिता के पास एक और कॉल आता है। कोयल शो जिंगल। हाय हाय कोयल जी, बहुत मारा पब्लिक ने। अभी अभी लोगों ने जमकर पीटा है मुझे। कॉलर की दर्द भरी आवाज आई। क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या कांड कर दिया भाई तुमने कि जनता पीट रही है तुम्हें? अर्पिता ने हैरान होकर पूछा। मैं गोपी बोल रहा हूँ। दरअसल मुझे बचपन से एक बुरी आदत है। अगर मैं किसी के सिर पर बिखरे हुए बाल देख लेता हूँ तो मेरा मन उन बालों को ठीक करने में के लिए मचल जाता है। आपको लगेगा कि यह प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कभी कभी इस आदत के कारण मैं बहुत बुरी तरह फंस जाता हूँ। जैसे कि आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बाजार में एक औरत को देखा जिसके बाल फैले हुए थे। आदत से मजबूर होकर मुझे उस औरत का पीछा करना पड़ा ताकि मैं उसके बाल ठीक कर सकूं। बस फिर क्या था, यहाँ मैंने उस औरत के बालों को हाथ लगाया और वहां पब्लिक ने जमकर मुझे पीट दिया। कोयल जी, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं कैसे अपनी इस आदत से छुटकारा पाऊँ? क्या होगा इस कॉलर के अजीब से सवाल पर अर्पिता का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट। कॉलर गोपी बताता है कि उसे दूसरे लोगों के फैले हुए बालों को सही करने की गंदी आदत है और इस वजह से आज तो उसकी जमकर पिटाई भी हो गई, क्योंकि आज बाजार में एक औरत के बिखरे हुए बाल देखकर आदत से मजबूर वहां उसका पीछा करने लगा और जब उसके बाल छुए तो भीड़ ने उसे लटकी छेड़ने वाला समझकर खूब मारा। अर्पिता के सामने अब यह चैलेंज था कि इस अजीबो गरीब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। अर्पिता गोपी से मजाक करते हुए करती है, गब्बर स्टाइल में बोलेगी, अगर ये हाथ तुझे इतने ही परेशान कर रहे हैं तो ये हाथ मुझे दे दे गोपी। गोपी कहता है, कोयल जी आप सीरियस है क्या? क्योंकि मैं हाथ तो नहीं दे सकता आपको, सारा काम इन्हीं से होता है। प्लीज आप कोई और तरीका बताइए। अर्पिता जोर से हंसती है और कहती है, अरे नहीं गोपी, ऐसा कुछ नहीं करना। बहुत भोले हो तुम यार। मुझे दरअसल ओसीडी है। गोपी पूछते हैं, ओसीडी मतलब? तुम्हें तुम तुम्हें दरअसल ओसीडी है। गोपी पूछते हैं, ओसीडी मतलब? ये एक दिमागी बीमारी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि जिसे ओसीडी है वो पागल है। इसमें इंसान को किसी काम को बार बार करने की आदत होती है, फिर चाहे उस काम की जरूरत हो या ना हो। ज्यादातर लोगों को किसी न किसी तरह का ओसीडी होता है, लेकिन किसी को कम तो किसी को ज्यादा। पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी इस परेशानी को दूर करने का एक जबरदस्त तरीका है मेरे पास। अच्छा, ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? अर्पिता ने गोपी से पूछा। मैं मैकेनिक हूँ कोयल जी, एक मोटर गैराज में काम करता हूँ, गोपी ने बताया। गोपी, अब गाड़ियाँ की सूरत सुधारने की जगह लोगों की सूरत सुधारने का टाइम आ गया है। तुम अब अपना प्रोफेशनल बदल लो, कोई कोर्स करके हेयर स्टाइलिस्ट बन जाओ। इससे तुम्हें दिन भर लोगों के बालों को हाथ लगाने का मौका मिलेगा और वह भी
उनकी मर्जी से। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस काम की कमाई भी बहुत है। फिर तुम अपना विजिटिंग कार्ड भी बनवा लेना, और जब भी बाहर तुम्हें किसी के बाल बिखरे दिखे तो उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिखाकर फ्री में सर्विस देना। इस तरह कोई तुमसे नाराज भी नहीं होगा, अर्पिता ने गोपी से कहा। गोपी ने खुशी से कहा, ये तो आपने बहुत ही सही आइडिया दिया है कोयल जी। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा कभी क्यों नहीं आया। अब तो मेरा शौक भी पूरा होगा और साथ ही कमाई भी हो जाएगी। थैंक यू। सागरिका अपने केबिन में बैठी शो सुन रही थी। कॉल खत्म होने के बाद वो रिकॉर्डिंग रूम आई और अर्पिता से बोली, प्रोफेशन चेंज करना इतना आसान है तो तुम क्यों नहीं बदल लेती अपना प्रोफेशन? लीव दिस शो एंड गो। ओह सॉरी, तुम प्रोफेशनल आरजे थोड़ी हो, बस टाइम पास कर रही हो। एनीवेज, फिर भी तुम्हें चले जाना चाहिए। ये बोलते बोलते सागरिका वहीं बैठ जाती है। अर्पिता जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना खोलती है, तभी दूसरे कॉलर का कॉल आ जाता है। अर्पिता कॉल उठाती है और बोलती है, हेलो, मैं हूँ कोयल मल्होत्रा, पीएचडी स्पेशलिस्ट। बताइए क्या है आपकी शंका? यह सवाल सभी का मिलेगा यहाँ समाधान। नमस्ते कोयल जी, अपुन राजा बोल रहा है। अपुन एक वसूली है। वसूली बोले तो अपुन लोगों से उधारी का पैसा वापस लेता है। यह अपुन का फैमिली बिजनेस है। अपुन की फैमिली में सारे आदमी लोग यही काम करते हैं। उधार वापस लो और सामने वाले पैसा ना दे तो कैसे भी पैसा वसूलो। अपुन को ना अक्खा दिल्ली जानता है। कॉलर ने बहुत कॉन्फिडेंस में अपने इंट्रोडक्स दिया। अर्पिता ने थोड़ा हैरानी से पूछा, राजा भाई एक बात बताइए कि आप अगर दिल्ली में रहते हो तो ये मुंबई भाषा क्यों बोल रहे हैं? राजा बोला, वो अपुन बॉलीवुड पिक्चर का फैन है। अपुन देखा है कि सभी मुंबई का वसूली लोग ऐसे ही बोलता है और अपुन को ना एकदम रापचिक लगता है। ऐसा तो अपुन भी फुल फीलिंग लेने के लिए ऐसे ही भाषा अपना लिया। क्या बात है राजा भाई, आप तो एकदम प्रोफेशनल वसूली निकले। अब जरा ये तो बताइए कि आपको परेशानी क्या है? अर्पिता ने पूछा। दिल का मामला है कोयल जी। एक लड़की अपन को बहुत पसंद है, पर लड़ाई लफड़ा ये है कि वो अपन को पसंदीज नहीं करती। वो ना एक बार उसके बाप ने पैसा उधार लेकर चुकाया नहीं तो अपन ने धो दिया उसको। अब इस वास्ते उसकी बेटी अपन से नफरत करती है और बोलती है कि अपन गुंडा है। अपन के पास दिल्लीज नहीं है। यार अपन तो समझ नहीं आता कि अपन उसको कैसे सेट करे। राजा ने परेशान होते हुए कहा। हाय, मतलब औरों को सेट करने वाला दिल के सामने हार गया। ये प्यार कमबख्त है ही ऐसी चीज राजा भाई। पर यहाँ दिक्कत है ये है कि आपने उसके बाप को मारा, इसलिए केवल तो लड़की ही नहीं बल्कि उसका बाप भी आपसे नफरत करता है। मतलब अगर बाप को कैसे तैसे पटा लिया तो बेटी को तो पटाना आसान ही हो जाएगा। अर्पिता बोली। राजा थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, अपन क्यों पटाए उसके बाप को? ऐसे तो अपन गलत साबित हो गया ना, और अपन तो खाली अपना काम कर रहा था। अरे हाँ, आप सही बोल रहे हो, पर प्यार के लिए तो लोग क्या क्या नहीं करते हैं। और आपको वो लड़की चाहिए ना, चाहिए या नहीं? मतलब नहीं चाहिए तो जाने दो, कोयल ने राजा को छेड़ते हुए पूछा। अरे नहीं नहीं, अपन को मांगता है ना वो। बोलो बोलो आप क्या करना पड़ेगा? अपन को करेगा अपन सब। राज कोयल की बात पर राजी होता हुआ बोला। शाबाश, ये बताइए कि लड़की के बाप को क्या पसंद है? कोयल ने पूछा। अरे उसको तो अपन ने सारा हिस्ट्री जियोग्राफी पता कर रखा है। वो पैसे वसूली के टाइम उसका पीछा किया था ना बहुत। उस साड़े को पान बहुत पसंद है। लौटाने को पैसा नहीं था उसके पास, पर
चंदू पान वाले के यहाँ रोज पक्का से 2 पान खाता था। बाद में अपन को पता चला कि वो पान भी उधारी परिच खाता था। वो हलकट। राजा ने उस आदमी को मजाक उड़ाते हुए कहा। कोयल ने झट से कहा, बस मिल गया सॉल्यूशन। चंदू की दुकान से 2 नहीं बल्कि 4 पान खरीद कर रोज पहुंचाओ आप उस लड़की के बाप के पास। थोड़े दिन तो नाटक करेगा पान लेने में, पर आपको अपना कंट्रोल लूज नहीं करना। रोज फ्री के पान लेकर वो पिघल ही जाएगा। एक दिन वैसे तो ज्ञानी कहे गए हैं कि पैसे से प्यार नहीं खरीद सकते, पर उन्होंने ये तो नहीं कहा ना कि प्यार के पापा को भी नहीं खरीद सकते। इसलिए थोड़ी सी पैसों की मदद भी कर देना उसकी। बस फिर गेम सेट। और लोगों से इतना वसूली करते हो आप, थोड़ा सा पैसा लोगों की भलाई में भी लगा दो। अपने मोहल्ले में 2-4 बढ़िया काम करवा दो कि लोग वाह वाह करें आपकी। फिर देखना आप कैसे उस लड़की की नज़र में विलन से रॉबिन हुड बन जाओगे। ठीक है कोयल जी, करता है अपन आज से ही पापा पटाओ मिशन चालू। लड़की सेट हो गई ना तो अपन आपको अपनी शादी में स्पेशल गेस्ट में इनवाइट करेगा। थैंक यू। और कॉल कट होते ही सागरिका का एक्सपर्ट कमेंट आ जाता है, नाइस। अब हम गुंडे मवालियों को लव लेसन भी देंगे। वैसे तुम जितना कंफर्टेबल थी उस राजा से बात करने में, उससे लगता है कि ऐसे लोगों से बहुत जान पहचान है तुम्हारी। सागरिका ने अर्पिता पर ताना मारते हुए कहा। अर्पिता अपना सामान समेटते हुए तपाक से बोली है, सही कहा, बहुत याराना है मेरा ऐसे लोगों से। और ना एक लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है आजकल। सोच रही हूँ किसी को उसकी सुपारी दे ही दूँ। सागरिका दांत पीसते हुए अर्पिता को देखती है पर कुछ बोल नहीं पाती और रूम से बाहर निकल जाती है। आलोक जो वही रिकॉर्डिंग रूम में होता है और ये सब सुन रहा होता है, वो सागरिका के सामने अपनी हंसी दबाने की कोशिश करता है और फिर सागरिका के जाते ही पेट पकड़कर हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है, अर्पिता यार सही चीज हो तुम। क्या बोलती बंद की है तुमने सागरिका की? अर्पिता मुस्कुराते हुए बोलती है, तुझे कोई काम हो तो बताना, किसी को उड़ाना हो, धमकाना हो, समझाना हो, मैं करवा दूंगी सब अपने दोस्त से कहकर। आलोक हैरान होकर सवाल भरी निगाहों से अर्पिता को दिखता है। अर्पिता जोर जोर से हंसने लगती है। भोजपुरी में बोलेगी, अरे मजाक कर रहे हैं यार। आलोक भी हंसने लगता है और कहता है रिलैक्स होते हुए, तू भी ना यार चक्कर में पड़ गया था एक बार तो मैं। दोनों हंसने लगते हैं। लंच टाइम पर जब अर्पिता कैंटीन की तरफ जा ही रही होती है तभी गौरव का फोन आता है। अर्पिता ऐसे मुस्कुराती है जैसे उसे पता ही हो कि गौरव इस समय कॉल जरूर करेगा। वो फोन उठाती है और कुछ बोलती उससे पहले ही गौरव बोल पड़ता है, अरे धर्मपत्नी जी, जब लंच बॉक्स पैक किया ही था तो ठीक से कर लेती, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। सब्जी रख दी पर रोटी नहीं रखी। अर्पिता कहती है, अरे रखी तो है, तनिक ठीक से देखो। गौरव चिढ़ते हुए कहता है, मैं अंधा नहीं हूँ, नहीं है इसमें यार, या फिर इससे कोई सिगरेट कंपाउंड हो तो मुझे बता दो। नहीं, कोई सिगरेट कंपाउंड नहीं है, मैंने रोटी बनाई थी और रखी भी थी। दोनों डिब्बे है ना तुम्हारे लंच बॉक्स में? अर्पिता ने पूछा। गौरव खींचते हुए बोला, हाँ है, पर बस एक ही भरा है जिसमें सब्जी है, बाकी दूसरा खाली है। गौरव ध्यान से देखो, खाली नहीं है, रोटी है उसमें। अर्पिता ने जिद की। गौरव का सब्र जवाब दे रहा था। ऑफिस में होने की वजह से वो धीमे से चीखता हुआ बोला, झूठ बोल रहा हूँ मैं, नहीं है रोटी। अरे ध्यान आया, वो आज सुबह जब आटे का डिब्बा खोला ना तो वो उसमें केवल हवा ही थी, तो बस उसी हवा की रोटी बना दी मैंने। शायद इसलिए
दिख नहीं रही होगी तुम्हें, हवा दिखती थोड़ी है, अर्पिता ने व्यंग करते हुए कहा। आई कांट बिलीव इट यार, तुम्हें केवल लड़ना था इसलिए तुमने ये सब नाटक किया, वरना सीधे सीधे बोल सकती थी कि आटा खत्म हो गया था। पर नहीं, तुम्हें बिना सीन क्रिएट किए कहाँ अच्छा लगता है। गौरव की आवाज में गुस्सा था। गौरव फिर बोला, और रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। आटा खत्म हो गया तो देखना चाहिए ना, मंगवा लेती या ले आती। घर का केवल एक काम करती हो, पर वो भी ठीक से नहीं कर सकती तुम। आदमी शादी करता है ताकि वो वक्त दो वक्त चैन से रोटी खा सके, और यहाँ तो हवाई रोटी मिल रही है। अर्पिता चिढ़ गई। वो बोलना चाह रही थी कि जिस लड़की को गले लगा रहे हो और दिन रात जिससे मैसेंजर्स पर बात करते रहते हो, जाओ उससे बनवाओ रोटी। पर उसने कहा, आदमी तो शादी दूसरे और कामों के लिए भी करता है, वो सब करते हो क्या तुम? गौरव कुछ बोल नहीं पाया। अर्पिता फिर बोली, और आटा है या नहीं ये तुम भी तो देख सकते हो। खाना खाते खाते हो ना रोज, और कल आखिरी बार खाना तुमने बनाया था। यार, याद है मास्टर शेफ? फिर से कह रही हूँ, जिम्मेदारी बांट लो। मेरे पास टाइम नहीं है तुमसे बहस करने का। कुछ लोग काम भी करते हैं ऑफिस में दिन रात, बस ये नहीं सोचते कि तुम्हारी तरह के पति को परेशान कैसे करे। गौरव चीट कर बोला। अर्पिता ने भोजपुरी स्टाइल में बोली, हाँ सारा काम तो गौरव जी ही कर देते हैं, बाकी पूरी दुनिया तो चौपाल लगाए मुंह में तंबाकू दबाकर पत्ते खेलते हुए रणबीर आलिया की शादी के बारे में गपियाती है। कर लो बात, अर्पिता मजाक बनाते हुए बोली। गौरव हार मानते हुए बोला, तुमसे बात करना दीवार से सिर फोड़ना है। हाँ तो हमने थोड़ी भेजा था न्योता कि आओ और हमसे सिर फोड़ो। तुम ही आए थे, और हमको भी शौक नहीं है तुमसे मगजमारी करने का। रखो फोन, बहुत काम है हमको, अर्पिता चिल्लाई। गौरव फोन काट देता है। अर्पिता कैंटीन में जाकर बैठ जाती है जहाँ सब लंच कर रहे होते हैं। तभी अर्पिता की कलीग प्रिया फोन में उसे रणबीर आलिया की शादी की फोटो दिखाकर कहती है, यार कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों साथ में। और आलिया तो ओ माय गॉड इतनी सिंपल और प्रिटी लग रही है। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही रेडी होंगी अपनी शादी में। तभी आलोक बोला, उनके जैसे ही 25 लोगों को बुलाएगी तो इतना तैयार भी मत होना। कौन देखेगा? तू सेलिब्रिटी थोड़े है, और तू कितना भी मेकअप कर लेगी तो चुड़ैल जैसी ही, कितना भी मेकअप कर ले दिखेगी तो चुड़ैल जैसी ही। सभी हंसने लगते हैं, और अर्पिता सोचती है कि आज तो कुछ और भी बोला होता तो सच हो जाता। अर्पिता के पास गौरव का मैसेज आता है कि उसके ऑफिस में कोई मीटिंग है, इसलिए वो रात को लेट आएगा, और वहाँ अर्पिता को कैब से जाने के लिए कह देता है। रात को ऑफिस से जाते समय यह सोचकर कि वह अकेले के लिए खाना क्या बनाएगी, अर्पिता ऑफिस के सामने वाले रेस्टोरेंट से अपना खाना पैक करवा रही होती है। जितनी देर खाना पैक होता है उसमें अर्पिता वही रेस्टोरेंट के ओपन एरिया में बैठ जाती है और अपने लिए एक आइसक्रीम मंगा लेती है। ऋत्विक ऑफिस कंपाउंड से अपनी कार बाहर निकाल रहा होता है कि तभी उससे सामने रेस्टोरेंट में अर्पिता बैठी हुई दिखती है। वो एक पल के लिए सोचता है और कार से उतरकर उसके पास जाता है। अर्पिता अपना फोन देख रही होती है, इसलिए ऋत्विक पर उसका ध्यान नहीं जाता। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या यहाँ बैठ सकता हूँ? ऋत्विक ने अर्पिता से कहा। अचानक से ऋत्विक को वहाँ देख अर्पिता सक्का पक्का हो गई। डोंट वरी, तुम्हारे साथ डिनर नहीं करने आया हूँ। मैं घर पहुंचकर तुम्हें फोन ही करने वाला था। अच्छा हुआ तुम यहीं दिख गई, ऋत्विक सफाई देते हुए कहता है। अर्पिता कहती है,
वैसे ऑफिस आवर के बाद में ऑफिस का कोई काम नहीं करती। ये सुनकर ऋतिक थोड़ा शक शक पका जाता है और जाने लगता है। अर्पिता ऋतिक की टांग खींच खींच रही थी। वो मन ही मन मुस्कुराती है। जैसे ही ऋतिक जाने लगता है तो अर्पिता हंस देती है और कहती है, अरे बैठो, मजाक कर रही हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट बताना था तुम्हें। सागरिका दी तुम्हें रिप्लेस करना चाहती है, लेकिन मैं और राज ऐसा नहीं चाहते। इसलिए दी ने एक चैलेंज रखा है। कोई फेमस आरजे आने वाली है कल स्टूडियो में। अगर तुम्हें अपनी जॉब बचानी है तो उनसे कंपटीशन करना होगा। ऋत्विक ने गहरी सांस भरते हुए बोला। अर्पिता ने थोड़ा सोचा और बोली, मैं तैयार हूँ कंपटीशन के लिए। ऋत्विक बोला, मुझे पता था तुम मना नहीं करोगी, पर मैं नहीं चाहता कि तुम कल ऑफिस आओ तो तुम्हें सरप्राइज मिले। मैं चाहता हूँ कि तुम कल जब आओ तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो। ओके देन, गुड लक, सी यू इन ऑफिस टुमारो। ऐसा बोलकर ऋतिक जाने के लिए खड़ा ही हो रहा होता है, तभी अर्पिता कहती है, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें मुझसे कोई पर्सनल अटैचमेंट है। तुम चाहते हो मैं नहीं जाऊँ क्योंकि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, पर इन सब से मेरा क्या फ़ायदा है। हारी तो वैसे भी साकरी का बेइज्जती करके निकाल ही देगी, लेकिन अगर मैं जीती तो काम कंटिन्यू करने के लिए मेरी एक शर्त है। ऋत्विक सवाल भरी निगाहों से अर्पिता को देखता है और फिर कहता है, कैसी शर्त? क्या शर्त रखने वाली है अर्पिता ऋतिक के सामने, और ऋतिक वो शर्त मानेगा या नहीं? अर्पिता को रेस्टोरेंट में बैठा देखकर ऋत्विक उसके पास जाता है और उसे चैलेंज के बारे में बताता है। अर्पिता चैलेंज कबूल कर लेती है, पर जीत जाने पर शो में काम करते रहने के लिए एक शर्त रखती है। ऋत्विक पूछता है, कैसी शर्त? अगर मैं ये चैलेंज जीत जाती हूँ तो सागरिका मेरी बॉस नहीं होगी और मैं ये शो अपने तरीके से करूँगी। अर्पिता ने अपनी शर्त बताई। ऋत्विक ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर बोला, ठीक है। अर्पिता जानती थी कि उन लोगों को शो के लिए अर्पिता की ज़रूरत है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इसके लिए ऋत्विक उसकी शर्त को भी मान लेगा। अर्पिता को ऐसा लगता है कि जैसे उसने एक बड़ी जंग जीत ली हो। वो मन ही मन खुश होती है और सोचती है कि ऋत्विक इतना भी खड़ूस नहीं है जितना वो उसे समझती है। तभी वेटर अर्पिता की आइसक्रीम ले आता है। अर्पिता आइसक्रीम का बाउल ऋत्विक के सामने सरकाती है और और बोलती है, आइसक्रीम। ऋतिक खड़े होते हुए कहता है, जीत के बाद सागरिका तुम्हारी बॉस नहीं होगी, पर मैं तो रहूँगा और मैं ऑफिस आवर के बाहर अपने एम्प्लॉय के साथ पर्सनल लंच या डिनर पर नहीं जाता। सो सी यू टुमारो इन ऑफिस मिस अर्पिता। और ऐसा कहकर ऋतिक वहाँ से निकल जाता है। अर्पिता खुद से कहती है, अच्छा जी, मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं, पर कोई नहीं। अर्पिता को बिल्ली के गले में घंटी बांधना अच्छे से आता है। पर एक बात तो तय हो गई, हो सकता है कि एक दिन नदियाँ उल्टी बहने लग जाए, पर ये खडूस हमेशा खडूस ही रहेगा। अर्पिता कैब लेके घर पहुंच जाती है। सोसाइटी के गार्डन में कुछ औरतें खड़ी होती है। उनमें एक अर्पिता को पहचानी लगती है, पर अंधेरे में अर्पिता श्योर नहीं हो पाती कि वो वही है क्या। इसलिए वो धीमे कदमों से चलते हुए उसे ध्यान से देखने लगती है। तभी आवाज़ आती है, हाँ मैं ही हूँ, आ जाओ। वो आवाज़ सुनने के बाद अर्पिता मुस्कुराती है और दूर से हाथ हिलाती है, पर वो उन औरतों के पास चली जाती है। हाय रोहिणी, अंधेरे में ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि इसलिए मैंने देख रही थी, कैसी हो? और चिंकी कैसी है? अर्पिता ने कहा, समझ गई थी मैं, इसलिए तुम्हें आवाज़ लगा दी। मैं एकदम फर्स्ट क्लास, और चिंकी भी बढ़िया। वो देखो वहाँ खेल रही है अपने पापा के साथ। मुझे लगा जब तक बाप बेटी बिजी है तब तक मैं भी ज़रा सोसाइटी के बारे में
जीके बढ़ा लूँ अपनी, रोहिणी ने हंसते हुए कहा। रोहिणी की बात सुनकर अर्पिता और बाकी वहाँ खड़ी औरतें भी हंस दी। रोहिणी अर्पिता की बिल्डिंग में ही उसके नीचे वाले फ्लोर पर रहती है और जैसा रोहिणी के खुद बताया कि उसे अपनी जीके मजबूत करने का शौक है, मतलब सोसाइटी की गॉसिप क्वीन है वो। सोसाइटी में किसने क्या किया, कौन कहाँ गया और किसका किसके साथ चक्कर है, रोहिणी को सब पता होता है। चिंकी उसकी 3 साल की बेटी है, बहुत ही प्यारी है वो। दरअसल अर्पिता की रोहिणी से मुलाकात भी चिंकी की वजह से ही हुई थी। इतनी प्यारी बच्ची को देख अर्पिता का उससे बात करने का मन हो गया था। वो बेटी के साथ माँ से भी दोस्ती हो गई। अर्पिता ये अर्पिता ये है दीक्षा, प्रिया, प्रियंका, कविता और नीलम, रोहिणी ने अर्पिता को सबसे मिलवाते हुए कहा। और ये है अर्पिता, अभी 3-4 महीने ही हुए हैं उसकी शादी को। यहाँ 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुए हैं। दोनों अकेले ही रहते हैं, इसलिए फुल ऑन हनीमून पीरियड चल रहा है इसका, रोहिणी ने अर्पिता को छेड़ते हुए कहा। अर्पिता ने मन में सोचा, मेरी सेक्स लाइफ के अकाल में के बारे में अब इन्हें क्या ही बताऊं, पर वो जबरदस्ती स्माइल करते हुए बोली, हाँ एकदम फुल ऑन। रोहिणी ने अर्पिता से कहा, आजकल दिखती नहीं हो ज़्यादा, जॉब वो ज्वाइन कर लिया है क्या? कहीं 1-2 बार देखा तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड के साथ सुबह जाते हुए। ओह हाँ, एक वाटर प्यूरिफाई की कंपनी का कॉल सेंटर ज्वाइन किया है। घर में बोर हो रही थी, सोचा कर लूँ, अर्पिता ने जवाब दिया। अरे बढ़िया किया, इस बहाने थोड़ा बाहर तो निकल पाती हो, वरना मुझे देखो दिन भर घर में ही घुसे रहो, घर परिवार संभालते रहो, रोहिणी ने शिकायती अंदाज में कहा। अर्पिता तुम आई, इससे पहले हम कविता के बारे में बात कर रहे थे। तुम बताओ, अगर तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा होता तो तुम क्या करती, रोहिणी ने अर्पिता से कहा। अचानक आए ऐसे सवाल से अर्पिता शक पका गई। उसे लगा जैसे उसका सच आ गया हो सबके सामने। उसके मुंह में शब्द नहीं निकले। फिर वो खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, मैं छोड़ती नहीं उसको। मैंने भी कविता को यही बोलना कि छोड़ना मत अपने पति को। मर्दों को जितनी ढील दो उतनी ज्यादा पतंग काटते हैं वो, और फिर उन्हें वापस समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कविता है ना, इसके पति पर इसे शक है। ऑफिस में मीटिंग का बहाना बनाकर लेट आता है, इससे झूठ बोलता है, फोन पर घंटों टेक्स्ट करता रहता है, और 2-3 बार तो इसे अपने पति के शर्ट से किसी लेडीज परफ्यूम की महक भी आ रही थी। मैं तो इसे बोल रही हूँ कि उसका पक्का चक्कर चल रहा है और इसे पता करना चाहिए कि क्या मांझा है। रोहिणी ने कविता की प्रॉब्लम पर अपना फैसला सुनाया। अर्पिता का तो जैसे सिर घूम गया। उसे लगा जैसे वह उसी की प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही थी। वो वहाँ अनकंफर्टेबल फील करने लगी, इसलिए बोली, मैं चलती हूँ, थक गई हूँ, रेस्ट करूँगी थोड़ा। ओह हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारे हस्बैंड वेट कर रहे होंगे, तुम्हारा थकान तो वही उतारेंगे तुम्हारी, रोहिणी अर्पिता की टांग खींचते हुए बोली। अरे नहीं, वो अभी ऑफिस से लेट आएंगे, मीटिंग है उनकी, अर्पिता ने अपने चेहरे पर डिस्कम्फर्ट छिपाते हुए बोली। लेट? अर्पिता देख लेना कहीं कविता जैसा मामला तो नहीं है, रोहिणी ने फिर से अर्पिता को छेड़ा। अर्पिता कुछ बोल नहीं पाती। तभी रोहिणी कहती, अरे मजाक कर रही हूँ यार, जाओ रेस्ट करो। अर्पिता बस हम बोलकर निकल जाती है। वो जाते जाते रोहिणी की बात सुनती है। रोहिणी कविता से कह रही होती है, तू ना हल्के में मत ले, हो सके तो जासूस लगा दे अपने पति के पीछे। अर्पिता जाते जाते सोचती है, पागल है ये औरत, कुछ भी बोल रही है, ऐसे थोड़ा होता है। अर्पिता क्यों झूठ बोल रही है अपने आप से? तुझे भी तो गौरव पर शक है, इसका मतलब मुझे भी गौरव के पीछे जासूस लगा देना चाहिए। बाबा जी प्लीज हेल्प। गौरव को आने में रात
रात का 1 बज जाता है और उसके आते ही अर्पिता का जासूस मोड ऑन हो जाता है। काफ़ी लेट तक चली तुम्हारी मीटिंग? अर्पिता ने गौरव से पूछा। हाँ, वो बाहर से कुछ सीनियर्स आए थे तो उनके लेट तक मीटिंग चली और फिर वहीं ऑफिस में डिनर कर लिया। गौरव ने अर्पिता से बिना नजरें मिलाए जवाब दिया और सीधा किचन में घुस गया। तुम तो खाना खाकर आई हो ना, फिर किचन में क्यों जा रहे हो? अर्पिता ने पूछा। तो अब आदमी पानी भी ना पिए? गौरव ने रसोई से ही चिल्लाते हुए बोला। पानी यहाँ टेबल पर रखा तो है, अर्पिता ने जवाब दिया। मुझे फ्रिज का ठंडा पानी पीना था। अब बोलो, और तुम क्या मेरी जासूसी कर रही हो? मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हो? गौरव ने रसोई से बाहर निकल कर कहा। अर्पिता को लगा कि कहीं गौरव को शक न हो जाए, इसलिए वो बात संभालते हुए बोली। अरे, मेरा मतलब है कि तुम्हें बता दो क्या काम है। मुझे बता दो क्या काम है, मैं कर देती हूँ। तुम थक गए होंगे। तुम तो बस इतनी सी हेल्प कर दो कि आगे से हवाई रोटी मत बनाना, बस। ऑफिस में आज सब लंच बॉक्स देखकर हंस रहे थे मुझ पर, गौरव ताना मारते हुए बोला। अर्पिता ने कुछ नहीं बोला, बस गौरव को घूर कर देखा। कपड़े चेंज करके गौरव फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है तो अर्पिता पहले उसका फ़ोन उठाकर देखने लगती है, पर नंबर लॉक होने की वजह से उसे खोल नहीं पाती। फिर वो गौरव की शर्ट और पैंट की जेबें चेक करती है, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वो सोचती है कि उसे कुछ और ही तरीका निकालना पड़ेगा सच पता करने का। अर्पिता पानी पीने के लिए रसोई में जाती है। फ्रिज खोलती है तो सामने मिठाई का डिब्बा देखकर उसे याद आता है कि वो तो 4 दिन पहले पड़ोस वाली आंटी दे गई थी अपने घर की पूजा का प्रसाद। अरे यार, इसे तो भूल ही गई। अब तक तो खराब भी हो गई होगी, अर्पिता खुद से बोली। अर्पिता जैसे ही डिब्बे खोलती है तो देखती है मिठाई पर फफूंद आ गई होती है। अर्पिता डिब्बा डस्टबिन में फेंकने लगती है कि अचानक उसकी नज़र डस्टबिन में पड़े एक पेपर पर जाती है। मैंने तो अभी रात को ही नया बैग लगाया था इसमें, उसके बाद मैंने तो कोई कचरा ही नहीं डाला। ज़रूर गौरव ने डाला होगा, इसे फेंकने ही आया होगा वो रसोई में। ऐसा क्या है इस घर में घुसते ही फेंका उसने उसे? अर्पिता ने तो कागज डस्टबिन से बाहर निकालते हुए बोला। कोई और दिन होता तो शायद अर्पिता इस कागज पर ध्यान भी ना लेती, लेकिन आज रोहिणी की बातों से उसका दिमाग खराब हो गया था। अब जासूस दिमाग तो हर चीज में सबूत ढूंढता ही है। कागज को खोलते ही अर्पिता के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो किसी रेस्टोरेंट का कंप्यूटर जनरेट बिल होता है, उस पर आज की डेट लिखी होती है और टाइम होता है रात को 10:30 बजे का। पर गौरव ने बोला कि वो तो ऑफिस में ही था और खाना भी उसने वही खाया था। झूठ, मक्कार, धोखेबाज। इसका मतलब इसका सच में अफेयर चल रहा है। इस बिल ने मेरा शक यकीन में बदल दिया। अभी जाकर पूछती हूँ उससे। नहीं, पर यह बहुत चालाक है, कोई ना कोई बहाना बना ही देगा। मुझे रंगे हाथ ही पकड़ना होगा और इसके लिए उस लड़की का पता लगाना होगा पहले। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी गौरव के बच्चे, बस इस बार वो लड़की मिल जाने दो। अगले दिन ऑफिस में रिकॉर्डिंग रूम में सागरिका, ऋत्विक, राज, आलोक, अर्पिता और एक 40-45 साल की औरत बैठे थे। सागरिका बड़े ही जोश के साथ उस औरत का इंट्रोडक्शन करवाती है। सो गाइस, मीट डॉक्टर सोनिया कपूर। ये एक बहुत फेमस और एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट है। इन्हें इस फील्ड में 15 से भी ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है एंड शी इज़ बेस्ट इन वाइट शी डज। कई बड़े सेलिब्रिटीज भी इनके कंसल्ट करते हैं और आप इनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इनके फॉलोअर्स देखकर ही समझ जाओगे कि कितनी पॉपुलर है। अर्पिता आलोक के कान के पास बुदबुदाती है। सागरिका की आवाज में खनक दिख रहा है आज। इतना खुश तो लोग अपने
घर बच्चा पैदा होने पर भी नहीं होते। आलोक अपनी दबी हंसी दबाने की कोशिश करता है और दबी हुई आवाज में बोलता है, चुप कर, वरना अभी ये खनक उसकी सनक में बदल जाएगी। डॉक्टर सोनिया कपूर साउथ दिल्ली के पोज एरिया में रहने वाली सुपर सोफिस्टिक कैंडिडेट महिला है। क्लास और स्टाइल इनके चेहरे से ही झलकता है। ये उन लोगों में से है जो मॉडर्न होने के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी पकड़ कर रखते हैं। विदेश में पढ़कर जरूर आई है, लेकिन साड़ी पहनना नहीं छोड़ा, बल्कि डिजाइनर कॉटन की साड़ी और माथे पर बड़ी सी बिंदी इनकी पहचान है। और बोलो तो जैसे जुबान से फूल झड़ते हैं। सागरिका अपनी स्पीच यानी सोनिया की तारीफें कंटिन्यू करती है। थैंक यू सो मच सोनिया कि आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम्स हमारे शो को देना एक्सपर्ट किया। मैं सबको बताना चाहूँगी कि सोनिया कई एनजीओ के साथ काम करती है, चाहे वे वीमेन एम्पावरमेंट हो, बच्चों की एजुकेशन हो, कैंसर पेशेंट के लिए कुछ करना हो। कैसा ऐसा कुछ नहीं है जहां उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया हो। इनकी काउंसलिंग से लोगों की लाइफ बदल जाती है। दिस वर्ल्ड एक्चुअली नीड्स पीपल लाइक हर। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोग बस ऐसे ही बिना सोचे समझे अपनी उटपटांग एडवाइस देते हैं और खुद को एक्सपर्ट समझ लेते हैं। ऐसा कहते हुए सागरिका अर्पिता की तरफ देखती है और फिर सोनिया की तरफ देखकर कहती है, ओवर टू यू सोनिया। अर्पिता सोचती है कि सागरिका की जिंदगी का मकसद अब केवल उसे नीचे नीचे दिखाना ही रह गया है, इसलिए वो अपनी आईब्रोज को ऊपर चढ़कर अपनी गर्दन को निराशा से हिलाती है। सोनिया बहुत सॉफ्ट और हम्बल टोन में बोलती है, इतने हम्बल और वंडरफुल इंट्रोडक्शन के लिए थैंक यू सो मच सागरिका। अब मैं क्या करूं? बस भगवान ने जो मुझे दिया है उसे लोगों को लौटा रही हूँ। ऐसा करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट, रात को चैन की नींद आती है और सो करने का रीज़न भी यही है कि मैं ज़रूरतमंदों की मदद कर पाऊँगी। एक्चुअली ये मौका देने के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आई होप दैट आई कैन डू जस्टिस विथ द शो। राज ऋतिक को फोन पर मैसेज करता है, नींद आ रही है भाई, डॉक्टर साहिबा को अवार्ड विनिंग स्पीच के लिए अवार्ड दो और रवाना करो। ऋतिक मैसेज पढ़कर रात की तरफ देखता है और स्माइल करके थम्स अप करता है। सागरिका आलोक को चैलेंज का फॉर्मेट समझाने के लिए बोलती है। आलोक खड़ा होता है और अर्पिता और सोनिया को चैलेंज का फॉर्मेट समझाता है। सोनिया आप और अर्पिता कॉलर्स के ऑल्टरनेट कॉल अटेंड करेंगे। एक वीक के बाद हम ऑडियंस डेटा को रिव्यू करेंगे। आप दोनों का स्टाइल और अप्रोच काफ़ी अलग है, इसलिए ऑडियंस डेटा से हम समझ जाएंगे कि कॉलर्स और ऑडियंस को कौन सी अप्रोच ज़्यादा पसंद आ रही है, और यही डिसाइड करेगा कि फाइनली शो कौन होस्ट करेगा। सोनिया फर्स्ट कॉल आप लेगी। सागरिका सोनिया को गुड लक विश करती है और सोनिया अर्पिता सोनिया की तरफ देखकर मुस्कुराती है और बोलती है, सेम टू यू। पहला कॉलर कॉल करता है। सोनिया कॉल उठाती है। हेलो, मैं हूँ कोयल मल्होत्रा, बताइए हाउ कैन आई हेल्प यू। कॉलर एक यंग लड़की है जिसे डिप्रेशन है, इसलिए वो बहुत लो कॉन्फिडेंस एंड लो वॉल्यूम में बोलती है। हाय कोयल, मुझे डिप्रेशन है और मैं अपना ध्यान रखना छोड़ दिया है, इसलिए मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मुझे कई बीमारियां होने लग गई हैं। मुझे एंग्जाइटी होती है। मैं इमोशनली और फिजिकली बहुत ज़्यादा हॉरिबल
फेल करने लगी हूँ। मैं अपना जॉब छोड़ देना चाहती हूँ और खुद को रूम में लॉक कर देना चाहती हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प। और ऐसा बोलते बोलते कॉलर रोने लगती है। रेडियो मस्ती के ऑफिस के रिकॉर्डिंग रूम में अर्पिता और सोनिया के बीच शो कोयल मल्होत्रा पीएचडी स्पेशलिस्ट के लिए मुकाबला चल रहा है। पहले कॉलर का कॉल आता है जो कि डिप्रेशन में है। वो बताती है कि किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता और फिर वो अपना ध्यान नहीं रख पाने की वजह से काफ़ी बीमार भी रहने लगी है। वो बोलती है, मैं अपना जॉब छोड़ देना चाहती हूँ और खुद को रूम में लॉक कर देना चाहती हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प। और ऐसा बोलते बोलते कॉलर रोने लगती है। कॉल का जवाब सोनिया को देना था। सोनिया बोलती है, देखो कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, हम बात करके तुम्हारी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे, ठीक है, पहले रोना बंद करो। लेकिन कॉलर का रोना रुकता ही नहीं है। रिकॉर्डिंग रूम में सब सोनिया की तरफ देखने लगते हैं। सोनिया अपने हाथ को उठाकर इशारे से समझाती है कि वो संभाल लेगी। सोनिया बोलती है, अच्छा तुम अपना नाम बता सकती हो? कॉलर रोते हुए कहती है, सॉरी नहीं बता सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, इस इससे तुम्हें थोड़ा रिलैक्स फील होगा, ओके? एक गहरी सांस लेना और फिर छोड़ना। मैं भी करती हूँ तुम्हारे साथ, ओके? सांस लो और अब छोड़ो। सोनिया कॉलर को जोर से सांस लेते हुए और छोड़ते हुए कहती है। कॉलर सोनिया को फॉलो करती है। सोनिया कहती है, वेरी गुड, हम दो दो बार और करेंगे। सांस लो और छोड़ो, सांस लो और छोड़ो। अर्पिता मन में सोचती है, बेचारी वो लड़की सोच रही होगी कि फ़ोन तो कोयल मल्होत्रा को लगाया था, योगी बाबा को कैसे लग गया। सोनिया कॉलर को बोलती है, अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। कॉलर कुछ जवाब देती उससे पहले ही सोनिया उससे सवाल पूछ लेती है, अच्छा ये बताओ कि कोई ऐसा है जिससे तुम्हें बात करना अच्छा लगता हो, मतलब कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड जिसे तुम खुलकर बात कर पाती हो। अर्पिता फिर सोचती है, लो बताओ, अगर किसी से बात कर ही पाती तो यहाँ फ़ोन लगाती? कोयल से बात करवा रहे हैं या लता मंगेशकर से? नहीं जो आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन घुमा दे यहाँ कोई। नहीं, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, कॉलर ने उदासी भरी आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं, तुम्हें याद है ऐसा कब से होने लगा था तुम्हारे साथ? नो, आई नो, तुम्हें सब अब कुछ करने का मन नहीं करता, पर पहले क्या करना पसंद था तुम्हें? मतलब तुम्हारी क्या हॉबीज थी और क्या तुम्हारे पास कोई पेट है? सोनिया सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी और कॉलर उनका जवाब दे रही थी। बहुत टाइम से अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गाना गाने का शौक था पर अब अच्छा नहीं लगता। नहीं मेरे पास पेट है, मेरे पास पेट नहीं है, अकेली रहती हूँ, अगर ऑफिस जाऊंगी तो उसे पीछे से संभालेगा कौन? अर्पिता बुदाई, बिना ऑप्शन वाला केबीसी चल रहा है इधर, तो कोई इनाम भी नहीं है, अच्छे खासे आदमी को डिप्रेशन हो जाए। सागरिका को जब लगा कि अर्पिता कुछ बड़बड़ा रही है तो उसे घूर कर देखती है और इशारों से पूछती है कि वो क्यों डिस्टर्ब कर रही है। अर्पिता भोला सा मुंह बनाकर मुंह पर उंगली लेती है। सोनिया कॉलर को समझाने लगती है, देखो तुम अकेले रहती हो ना, यही कारण है कि तुम डिप्रेशन हो रही हो। अपने घर वालों से बात करने की कोशिश करो, तुम अपनी अच्छी मेमोरीज को याद करो, अच्छा म्यूजिक सुनो, खुद के लिए अच्छा खाना बनाओ, स्पिरिचुअल गुरु को सुनो, ऐसा कोई ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पर और भी लोगों को सेम प्रॉब्लम हो तो
उससे तुम्हें पता चलेगा कि बाकी लोग खुद के लिए क्या कर रहे हैं। और मेरी मानो तो अपने लिए एक पेट ले लो, उससे तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट होगा। और ये सब कुछ करने के बाद भी अगर तुम्हें अच्छा नहीं महसूस हो तो फिर तुम जाकर एक साइकोलॉजिस्ट से मिलो। कॉलर कहती है, मैं ये सब पहले से ट्राई कर चुकी हूँ। मुझे हर कोई यही करने को कहता है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं परेशान हो गई हूँ। अर्पिता से रहा नहीं जाता और वो इशारे से पूछती है कि क्या वो बोल सकती है। ऋत्विक इस हाँ में इशारा करता है और अर्पिता मिक पर कूद पड़ती है। तुम मेरी बात सुनो, ये सबको डालो तुम कचरे के डिब्बे में। अभी अपने घर की छत पर जाओ और वहां जाकर जिससे भी गुस्सा हो, जिस बात से भी नाराज हो, उसे जोर जोर से गाली देकर देकर ना मन की सारी भड़ास निकाल दो। सबकी माँ बहन एक कर दो साला। मुझे पता है तुम्हें यह सब सुनकर एकदम बकवास लगेगा, लेकिन मेरे कहने पर एक बार ये जरूर ट्राई करना और फिर दोबारा से यहाँ कॉल करके बताना कि क्या होता है। मैं फिर तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। कॉलर डिस्ट्रैक्शन फैशन में केवल हाँ में जवाब देती है और फोन काट देती है। सोनिया अर्पिता की बात सुनकर दंग रह जाती है और बोलती है, तुम? अर्पिता सोनिया की बात बीच में ही काट कर बोलती है, ऐसे काहे देख रही हो? मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने ऋतिक से पूछकर ही बोला था, आप चाहे पूछ लो उससे। ऋतिक बताओ उन्हें। अर्पिता ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली। बाकी सब भी ऋतिक की तरफ देखने लगते हैं। ऋतिक हाँ में गर्दन हिलाता है। सोनिया अर्पिता को और देखते हुए बोलती है, ठीक है, पर मैं कुछ और पूछ रही थी तुमसे। ओ, वो आप ऐसे ही घूर के देख रही थी तो लगा, पर कोई बात नहीं। पूछो पूछो, आप जो पूछ रही थी। सोनिया क्लियर क्लियरफिकेशन देते हुए बोली, हाँ, वो काफ़ी इंटरेक्शन सॉल्यूशन था ना तुम्हारा। इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन था तुम्हारा। इतने सालों के प्रोफेशन में पहली बार सुना, इसलिए थोड़ा सरप्राइज थी। सॉरी मेरा तुम्हें इस तरह देखना अगर तुम्हें बुरा लगा तो। अर्पिता तपक से बोली, कोई नहीं, होता है कभी कभी। मुंह से कुछ बोल रही थी अर्पिता, दिमाग में कुछ अलग ही सोच रही थी। सब पता है मुझे, यह कहकर कि इतने सालों में पहली बार सुना है, ऐसा बताना चाह रही है कि मुझे कुछ नहीं आता, अनप्रोफेशनल हूँ मैं। सब समझ आता है मुझे। ये भी कुतुब मीनार जैसी ही निकली। बेटा तुम जैसे को तो अर्पिता ऐसे हवा में ही निपटा देती है। सॉरी अम्मा। सोनिया फिर से बोली, मैं पूछना चाह रही थी कि कहाँ से हो तुम? बनारस, भोलेनाथ और गंगा मैया की नगरी। अर्पिता घमंड से बोली। सोनिया अर्पिता की गलती निकालते हुए बोली, यू मीन वाराणसी? राइट। तुम्हारी लैंग्वेज से लगता है कि कभी कभी नाइस प्लेस। एक बार हुआ था वहाँ जाना, वाराणसी, बनारस, काशी। अब कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। इंडिया को हिंदुस्तान या भारत बोल देने से उसका नक्शा थोड़े बदल जाता है। और मैंने अभी पूरी भाषा बोली ही कहाँ है। वो तो कभी कभार 2-4 शब्द निकल जाते हैं मुँह से। बहुत ही प्यारी भाषा है, पर वो क्या है कि कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को फुहड़ लगती है हमारी भाषा, और कुछ लोगों के कान से तो खून भी निकल आता है। अर्पिता सागरिका की तरफ देखते हुए तपक से बोली। सागरिका अपनी आँख के गोल गोल घुमाती है। सोनिया अर्पिता से पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई? इतनी देर से अपने फोन में आंख गड़ाए बैठा ऋत्विक अचानक से अर्पिता की तरफ देखने लगता है। राज उसे ऐसा करते देख लेता है और मुस्कुराता है। अचानक से शादी के बारे में पूछ जाने से अर्पिता थोड़ा शक पका जाती है।
वो इधर उधर देखती है और फिर जवाब देने की जगह सोनिया से ही सवाल कर लेती है, आपकी हो गई शादी? नहीं, सोनिया ने कहा। क्यों? अर्पिता ने साथ साथ के साथ पूछा। मुझे कोई समझ बोलते बोलते सोनिया चुप हो जाती है और फिर बोलती है, बात तुम्हारी हो रही थी और तुम मुझसे पूछने सवाल लगी। अर्पिता कुछ बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोलती है तभी एक कॉलर का कॉल आ जाता है। अर्पिता हड़बड़ी में कॉलर को लाइव करने के लिए कंसोल की तरफ हाथ बटाती है कि कुछ सोचने लगती है। अच्छा हुआ बच गई। मैं शादीशुदा हूँ, ये वैसे तो ये बताने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे कौन सा यहाँ किसी से इश्क लड़ाना है, पर गौरव का नाम लिया तो ये लोग बाद में बोलेंगे, उससे मिलवाओ, उसको बुलाओ। अब इससे जिससे छिपकर काम कर रही हूँ उसे किस मुंह से बुलाऊँ यहाँ? उसे पता चलते ही पहली गाड़ी से बनारस रवाना कर देगा मुझे। उसके बारे में तो यहाँ नहीं पता चले तो बढ़िया। आलोक अर्पिता को हिलाते हुए बोला, कॉल उठा? हाँ हाँ उठा रही हूँ। चार कैरेक्टर में आ रही थी। अर्पिता ने बात बनाते हुए कॉल उठाया। कॉलर की आवाज़ आती है, हेलो कोयल, मुझे कुछ कॉन्फ्रेंस करना है और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी जानना है। अर्पिता बोलती है, अरे बिंदास बोल डालो जो भी बोलना है। यार कल रात को एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने नशे की हालत में अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को किस कर लिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी फ्रेंड को कैसे फेस करूं। उसको पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा कि उसके बेस्ट फ्रेंड और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। पर मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। उसे नहीं बताऊंगी तो भी पछताती रहूंगी मैं हमेशा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसे बताऊं या नहीं। उसे सॉरी बोलकर सब सच बता देना चाहिए या फिर इस बात को हमेशा एक राज ही रहने दूं। अपनी फ्रेंड को सब सच बता दो और उसे बोलो कि वो भी एक बार तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किस कर ले और बात खत्म। अर्पिता ने जवाब दिया। अर्पिता के इस जवाब को सुनकर सोनिया अपना सिर पकड़ लेती है और ये देखकर आलोक मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगता है। कॉलर शॉक होकर बोलती है, व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने बॉयफ्रेंड को किसी को किस कैसे करने दे सकती हूँ और इससे सब ठीक थोड़ी होगा। सही बोल रही हो, इससे कुछ ठीक नहीं होगा बल्कि सब और बिगड़ जाएगा। गलती पर और गलती कर देने से वो सही थोड़ी हो जाती है। तुम्हारे हिसाब से उसे सच बताना भी गलत है और सब सच छिपाना भी। चलो दोनों बातें गलत ही सही, पर तुम्हें चुनना तो इनमें से है, इनमें से ही पड़ेगा। और देखो कई बार सही और गलत में से नहीं, गलत और ज्यादा गलत में से चुनना पड़ता है। तो देख लो तुम क्या गलत है और क्या ज्यादा गलत। हर गलती की कीमत चुकानी पड़ती है। अब ये तुम डिसाइड कर लो कितनी कीमत तुम चुका सकती हो। अर्पिता समझाते हुए बोली, और मुझे ना ऐसा लगता है कि हमेशा दूसरों के साथ वो करो जो हम खुद के साथ बर्दाश्त कर सकते हैं। तुम खुद को उसकी जगह पर रख कर देख लो, फिर सोच लो क्या करना है। अगर तुम उससे सच छिपाकर इस गिल्टी के साथ जिंदगी भर खुश रह सकती हो तो ठीक है, और एक बार डिसीजन ले लिया ना, फिर नो रिग्रेट्स एंड नो गिल्ट। अर्पिता ने अपनी बात पूरी की। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? कॉलर ने पूछा। मैं नशा करना छोड़ देती। किस इतनी बढ़िया चीज है यार, उसे तो फुल होश में करना बनता है बॉस, अर्पिता ने हंसते हुए कहा। अर्पिता हाथ के इशारे से सोनिया से पूछती है कि क्या वो कुछ बोलना चाहती है, तो सोनिया गर्दन हिलाकर मना कर देती है। कॉलर भी हंसने लगती है और थैंक यू बोलकर कॉल कट कर देती है।
शो के बाद सागरिका, ऋत्विक और राज कैबिन में बात कर रहे होते हैं। सागरिका सोनिया का साइड लेते हुए कहती है, कितना प्रोफेशनल अप्रोच है उनका, वो हैंडल कर लेगी शो को। और वो अर्पिता इतनी सीनियर से भी कैसे बात कर रही थी, उसे अपनी टांग तो अडानी ही होती है। सोनिया के कॉल में भी आ गई अपनी बिना सिर पैर की एडवाइस लेकर। दी, आप ना अपना माइंड बना चुकी हो, अब कंपटीशन चल ही रहा है तो फेयर रहिए ना। एक वीक में तो वैसे भी सब क्लियर हो ही जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो आज अर्पिता ने भी सही से हैंडल किया अपने कॉलर को। इनफैक्ट सोनिया से कॉलर को भी अर्पिता ने ही एडवाइस दी। भाई आपको क्या लगता है, राज ने ऋत्विक से पूछा। आज तो पहला ही दिन है, कुछ भी कहना जल्दी जल्दी होगा, और जो भी जीते उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे शो और एफएम की प्रोग्रेस से मतलब है। और अभी अर्पिता ने सोनिया के कॉलर को केवल एडवाइस ही दी है, हमें नहीं पता वो एडवाइस काम करेगी भी या नहीं। ऋतिक ने एक्सप्लेनेशन फेस के साथ कहा। राइट, लेट्स सी। मुझे वो एफएम के लिए नए अपॉइंटमेंट की डिलीवरी के लिए मिस्टर मेहतानी से बात करनी है। तब तक तुम लोग बात करो, फिर लंच करते हैं साथ में। ऐसा कहकर सागरिका बाहर चली जाती है। राज ऋतिक को छेड़ते हुए कहता है, आपको सच में कोई मतलब नहीं है कि शो कोई भी करे, ऐसा क्या? फिर वो सोनिया ने जब अर्पिता से शादी वाला सवाल पूछा तो आप एक्स्ट्रा अलर्ट कैसे हो गए थे? ऋतिक थोड़ा जोप जाता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि किसी ने ये बात नोटिस की होगी। वो खड़ा होकर मजाक में राज का गला दबाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है, मेरे पास इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। और तू ना ये फालतू की अब ऑब्जर्वेशन छोड़कर काम पर ध्यान दे। कुछ भी मत बोल दिया कर, तेरा बड़ा भाई हूँ, लिमिट में रह। राज गला छुड़ाते हुए हंसते हुए कहता है, लिमिट? वो तो पता ही नहीं क्या होता है। ऋत्विक राज का गला थोड़ा ज्यादा कसकर पकड़ लेता है। तब राज कहता है, आउच, सॉरी भाई सॉरी, अब नहीं करूँगा। तेरी बचपन से आदत है, पिटकर ही मानता है। चल अब खाना खाने दे। ऋत्विक राज का गला छोड़कर दरवाजे से बाहर निकलते हुए बोला। चलो चलो, राज ने जवाब दिया और ऋत्विक के पीछे चल दिया। अर्पिता एक मल्टीप्लेक्स के बाहर खड़ी होकर गौरव का वेट कर रही है। गौरव जल्दी जल्दी चलकर आता है। क्या यार, आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, खुद बुलाकर खुद लेट आ रहे हो। पिक्चर अंदर चल रही है पर लोग मुझे देख रहे हैं, अर्पिता गुस्सा होते हुए बोली। सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट मोमेंट पर बॉस ने काम बता दिया था, भागता हुआ आया हूँ, थक गया। गौरव ने बैग से पानी की बोतल निकालते हुए कहा। फिर जैसे उसने ऊपर मुंह करके अर्पिता को देखा तो चीखा, ये क्या हुलिया बना रखा है, सारे कपड़ों पर ये लाल पीला क्या है, चेहरे पर भी लगा है। लोग तो देखेंगे ही ना, वैसे भी एंटरटेनमेंट के लिए ही आते हैं यहाँ सब। ऑफिस की बिल्डिंग में पेंट चल रहा था, जल्दी जल्दी चल रही थी, बैलेंस बिगड़ा और पेंट के डिब्बे पर गिर गई। जितना हटा उतना हटा लिया, और सब तुम्हारी गलती है। तुमने मैसेज में लिखा था कि एक भी सेकंड लेट मत होना, पिक्चर नहीं छूटनी चाहिए, और अब खुद के चक्कर में निकल गई इतनी पिक्चर। अर्पिता मुंह बनाकर बोली। ओ हाँ, पिक्चर निकल रही है, चलो अभी बाद में सुनाना अपने जोकर बनने की कहानी। गौरव अर्पिता का हाथ पकड़कर उसे पिक्चर हॉल की तरफ ले जाते हुए बोला। पिक्चर के बाद गौरव और अर्पिता एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। वैसे आज अचानक से पहले मूवी फिर डिनर, मांजरा क्या है? कल ईद है क्या, जो बकरे को इतना खिला पिला जा रहा है? अर्पिता ने गौरव को शक भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। गजब हो तुम यार, तुम्हारे लिए कुछ ना करो
तो तुम ताना मार देती हो, अब कुछ कर रहा हूँ तो भी ताना मार रही हो। गौरव मुंह बनाकर बोला, खैर छोड़ो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। बहुत टाइम से पिक्चर नहीं देखी तो मन हो गया। तुमने भी तो नहीं देखी ना? और फिर लगा कि अब घर जाकर इतना लेट क्या खाना बनाओगी, तो डिनर का प्लान भी बना लिया। वैसे भी ईद पर बकरा कटता है तो तुम सेफ हो, गौरव हंसते हुए बोला। बकरे वाली बात पर अर्पिता को भी हंसी आ जाती है। वो मन में सोचती है कि आज बड़ा अच्छा मूड है सडू का। असली गौरव कौन है समझ ही नहीं आ रहा। वो जो मुझे झूठ बोलकर धोखा दे रहा है और ये जो मेरे बारे में सोच रहा है, हो सकता है ये बदलाव चाह रहा हो। इसे एक मौका और देना चाहिए क्या मुझे? वैसे हर्ज वैसे हर्ज ही किया है। ये कोशिश कर रहा है तो मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा सोचकर अर्पिता गौरव के हाथ पर हाथ रख देती है। गौरव अचानक से बौखला जाता है और अपना हाथ खींचता है। उसके हाथ से जूस का ग्लास गिर जाता है और और गौरव की पैंट पर फैल जाता है। सॉरी, मैंने अचानक से हाथ रख दिया तो तुम चमक गई। अर्पिता उठकर टिश्यू पेपर गौरव का पैंट साफ करने लगती है। कोई बात नहीं बोलते हुए गौरव हड़बड़ी में उठता है और तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। जूस गिरने से पहले गौरव अपने फ़ोन पर कुछ कर रहा था, इसलिए जब वो वॉशरूम की तरफ भागा तो फ़ोन खुला ही रह गया। तभी फ़ोन की स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले हुआ। अर्पिता मैसेज भेजने वाले का नाम पढ़कर हंसती है। कुक्कू, ये कैसा नाम है? अर्पिता फ़ोन वापस रखने लगती है लेकिन कुछ सोचकर मैसेज पढ़ने लगती है। सॉरी यार, लास्ट मोमेंट पर मूवी और डिनर का प्लान कैंसिल करना पड़ा। कोई ज़रूर काम आ गया था। फिर से प्लान करते हैं एक दिन। एंड आई एम रियली सॉरी डार्लिंग। आखिरी शब्द पढ़ते पढ़ते अर्पिता की आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई। मैसेज पढ़कर अर्पिता शॉक रह जाती है और गुस्से में गौरव के बिना ही रेस्टोरेंट से निकल जाती है। कौन है ये कुक्कू और गौरव से इस झूठ पर अर्पिता का क्या रिएक्शन होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए कोयल मल्होत्रा की सीक्रेट लाइफ।